बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बॉटम लाइन विद चौधरी अकमल। नाज़रीन, प्रोग्राम का जो है वो बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं थोड़ा सा जो है वो रिवायतन जो है वो माशी ओवरव्यू या जो माशी तज्ज़िया है वो देना चाहूँगा कि इस वक्त जो है वो हमारे मुल्क के जो माशी हालात हैं वो किस सिमत में जा रहे हैं। अच्छा, बात तो करते हैं हमारे मुल्क के जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं और जो PTI की मौजूदा हुकूमत है वो रियासत मदीना की, जहाँ जो है वो बिल्कुल मिसकम्युनिकेशन जो है वो नहीं होती है, मैनिपुलेशन ऑफ द फैक्ट्स जो है वो बिल्कुल नहीं होती है और हमेशा सच का और हक का साथ दिया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हालिया जो इस हफ्ते वजारत ख़ज़ाना ने जो महंगाई के हवाले से जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने जो महंगाई के फिगर्स शेयर किए उसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अच्छा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो बहुत ही कुछ मुझे तो बिल्कुल इस तरह जो मेरा एक नैरेटिव में अक्सर अपने प्रोग्राम्स में कहता भी रहता हूँ कि खान साहब को जो है वो कम अज़ कम माशी हवालों से जो है वो डिस इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और उनको जो है वो प्रॉपर ब्रीफ नहीं किया जा रहा। तो हालिया ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वजारत ख़ज़ाना की और साथ में फ़ारूक हबीब साहब भी बैठे हुए थे, तो उनमें कुछ इस तरीके से फैक्ट्स को प्रेजेंट किया गया कि जो बिल्कुल इस तरीके से हमें लग रहा है कि इस वक्त मुल्क में जो महंगाई है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से है कि बैरून मुल्क जो है वो महंगाई के 70 साला रिकॉर्ड टूट गए। साथ ही साथ जो है वो सिर्फ उन अशिया में महंगाई हुई है जो बाहर से आती हैं। लोकली तो बड़ी चीज़ें सस्ती होती जा रही हैं और आइंदा 2 महीने में और सस्ती होती हुई नज़र आएंगी। लेकिन मैं अगर बड़ा स्पेसिफ़िक हो के जो है वो चीज़ों को बयान करना चाहूँगा, साथ ही साथ मैं स्क्रीन के ऊपर आपको जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के फिगर्स हैं वो भी शेयर करूँगा और स्क्रीन के ऊपर जो उन्होंने बात की है तर्जुमान जो है वजारत ख़ज़ाना के उन्होंने जो बात की है तो उसको भी मैं कोशिश करूँगा कि वो भी साथ ही साथ चलें। इस वक्त जो है 1970 के बाद पूरी दुनिया की बदतरीन महंगाई चल रही है और ये जो बदतरीन महंगाई चल रही है उसमें जो है पाकिस्तान को भी जो है उसने बहुत ज़्यादा फ़र्क डाला है। फरमा रहे हैं कि 1970 के बाद जो है वो पूरी दुनिया जो है वो बदतरीन महंगाई की लपेट में है। अब ये एक जनरल किस्म की स्टेटमेंट है कि ये पूरी दुनिया, अब या तो आप दुनिया के उन किसी एक आध किसी मुल्क में कोई 70 साला रिकॉर्ड टूट गया होगा, लेकिन मैं अगर एग्जांपल दूं कि जी अमेरिका में जी पिछले 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया तो वहाँ पे भी इन्फ्लेशन और CPI जो वो 6% के ऊपर है। और इसी तरीके से वो जो बैरून मुल्क जो महंगाई है वो हमारे वाली महंगाई से या पाकिस्तान की महंगाई से उसको कंपेयर करना मेरे ख़्याल में ये सरासर ज़्यादती है और गलत है, क्योंकि बैरून मुल्क जो महंगाई हुई भी है और मेरा नहीं ख्याल है कि बैरून मुल्क बहुत ज़्यादा जो जिस तरीके से हमारे यहाँ पे चीज़ें बढ़ी हैं बैरून मुल्क भी उसी स्पीड से बढ़ी होंगी। अब फर्दर उन्होंने फरमा रहे हैं कि जी होल सेल प्राइस इंडेक्स की एक जो है ना वो WPI जिसे हम कहते हैं उसकी एक नई डेफिनेशन सुनने में आई। सुनवाइए ज़रा इनको, होल सेल प्राइस इंडेक्स पे क्या फरमा रहे हैं। हमारा जो है इन्फ्लेशन का महंगाई का डाटा रिलीज होता है जिसमें तीन चीज़ें होती हैं, WPI, CPI और SPI। CPI जिसको नॉर्मल तौर पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं वो जो है तकरीबन 11.5% है, लेकिन मैं उस पर बात पे आता हूँ। इससे पहले मैं आता हूँ WPI, इसे कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। और ये होलसेल प्राइस इंडेक्स में ये वो तमाम चीज़ें होती हैं जो बाहर से हम दरामद करते हैं। वो जो है आपको उसमें मैं बताता हूँ कि तकरीबन 27% का एक साल में इजाफा हुआ है। आपने सुना, होल सेल प्राइस इंडेक्स में वो तमाम चीज़ें होती हैं जो हम बाहर से दरामद करते हैं। अब ये मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, ये जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स का फिगर है इसमें आप देखें इसमें सारी लोकल आइटम्स भी हैं और इसमें ऑल लोग इम्पोर्टेड भी हैं, लेकिन इसमें लोकल आइटम्स और सारे के सारे होते हैं। हालांकि होल सेल प्राइस इंडेक्स जो है या WPI जो है बेसिकली वो होता है कि होल सेलर से जो है वो रिटेलर तक किस प्राइस के ऊपर चीज़ें जो है वो दी जा रही हैं। तो वो इंडेक्स जो होता है उसका जो उसकी जो बास्केट में चीज़ों को रख के उनकी कीमतों के जो पॉइंट्स निकाले जाते हैं तो उसको हम WPI कहते हैं। इन्फ्लेशन के ये फर्दर सब डिविजन्स होते हैं। इन्फ्लेशन एक तो जनरल इन्फ्लेशन होता है कि ओवरऑल क्या इन्फ्लेशन है, उसके अलावा फिर CPI आ जाता है जो मेनली जो है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसमें ज़्यादातर ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशिया होती हैं वो शामिल होती हैं उसमें। उसके बाद फिर सप्लायर प्राइस
प्राइस इंडेक्स हो गया, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स हो गया, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स हो गया, वो बहुत सारे इंडेक्स हैं। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ किस्म के जो है वो इंडेक्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे इंडिया जो सप्लायर प्राइस इंडेक्स को फॉलो कर रहा होता है, हमारे यहाँ ज़्यादा जो है वो CPI को फोकस किया जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को। फर्दर उन्होंने फरमाया कि जी तेल की कीमतों में जो इन्हें बड़ा इजाफा हो गया और जो है वो उसकी वजह से तेल की कीमतों में इजाफा हो गया, तो तेल की कीमतों में पिछले साल कमी भी तो हुई थी, उस कमी का इम्पैक्ट तो पास ऑन किया नहीं। अब इजाफा हो गया तो इजाफा भी हो के फिर दोबारा कमी आई है। अच्छा, उस कमी के ऊपर जो है वो फरमाते हैं कि जी हुकूमत ने जो है ना वो तेल की प्राइस को मेंटेन रखा है, हालांकि इंटरनेशनली 82-85 से नीचे होकर ये 72-73 की सतह के ऊपर आ गई है। तो इस हिसाब से तो तेल की प्राइसेस को कम होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने अपने उस बढ़ते हुए जो IMF की डिमांड के ऊपर बेसिकली किया गया है कि बढ़ाएंगे, तो उस कमी को इन्होंने उस बढ़ने से कॉन्ट्रा किया है, यानी चूँकि इंटरनेशनली कम हो गई तो इनको कीमत बढ़ाना नहीं पड़ी। तो तेल के हवाले से जो है वो ये चीज़ थी। इसी तरीके से जी वेजिटेबल घी, साथ में इन्होंने फरमाया कि जी टमाटर जो है वो जो है वो सस्ते हो गए। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, टमाटर भी महंगे हुए हैं, चावल भी महंगा हुआ है, आटे, चाय, चीनी, ये जैसे कि आपने क्लिप में भी सुना है कि ये सारी चीज़ें जो है वो सस्ती हुई हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं अब आपको बड़े जो है वो एग्जैक्ट फिगर जो है वो बेसिकली वो आपको दे दूँ कि जो CPI इन जनरल है वो 11.5% से बढ़ा है, जो पिछले जो कंपेयर टू नवंबर 2021 में जो था 9.2 से जो है ये 11.5 के ऊपर आ गया। तो इसमें जो है वो बढ़ोतरी हुई है, ना कि ये इसमें जो है वो किसी किस्म की कोई कमी आई है। आखिरी एक बात और मैं करूं कि ये टैक्स के हवाले से भी जो है ना बड़ी एक डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है कि ये टैक्स भी जो है वो हुकूमत ने बड़ा लास्ट जो है उससे क्वार्टर से ज़्यादा कलेक्ट कर लिया है। तो उसमें कोई शक नहीं है कि टैक्स जो है वो पिछले क्वार्टर से ज़्यादा कलेक्ट किया, लेकिन उसकी वजह मैं आपको बताता चलूँ। उसकी वजह एक तो इन्फ्लेशन है कि इन्फ्लेशन की वजह से जो रुपए की कदर में कमी हुई है, तो उस वजह से एक तो वो इजाफा हुआ है, और दूसरी उसकी जो सबसे बड़ी वजह ये है कि आपकी जो इम्पोर्ट्स हैं वो क्वार्टरली जो है वो 1000 बिलियन रुपीस को क्रॉस कर चुकी हैं। ठीक है, तो अब जब इंपोर्ट्स आपकी बढ़ेंगी तो अल्टीमेटली टैक्स कलेक्शन में भी इजाफा होगा। लेकिन ये जो ग्रोथ है ये वही इंपोर्ट लेड ग्रोथ है जो आप कल तक कहते थे कि जी पिछली हुकूमतों ने इंपोर्ट लेड ग्रोथ करवाई है। तो आप भी माशाल्लाह ये जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं उसी इंपोर्ट लेड ग्रोथ को जो है वो सामने रखते हुए कर रहे हैं। तो इसलिए ये टैक्स में जो इजाफे का फिगर है वो इंपोर्ट लेड ग्रोथ की वजह से है, लिहाजा उसके लिए भी बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन, प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। ये थोड़ा सा मेरा एक ओवरव्यू था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसके ऊपर आप जो है वो हमें अपनी राय से भी आगाह कीजिएगा। मैं प्रोग्राम में ज्वाइन किया है इम्तियाज़ शेख साहब ने, सिंध काबीना के जो है वो मुराद अली शाह साहब की काबीना जो है उनके वज़ीर भी हैं ये एनर्जी के हवाले से, और बड़ी इनकी ग्रिप है। वेलकम टू दी शो इम्तियाज़ शेख साहब। जी शुक्रिया आपका जी। सर, सबसे पहले तो ये जो एनर्जी क्राइसिस जो इस वक्त चल रहा है और जो आने वाला है उसके हवाले से सिंध गवर्नमेंट का ऑफिशियल मौक़िफ़ क्या है? ऑफिशियल मौक़िफ़ जी हमारा यही है, हम बार बार सबको बता रहे हैं कि ये एनर्जी का क्राइसिस नहीं है, ये नाअहली का क्राइसिस है, जो कि PTI गवर्नमेंट की नाअहली है उसका क्राइसिस है, जिसने पूरे मुल्क को लपेट में ले लिया है और ख़ास तौर पे हमारे सूबे को और बलूचिस्तान को खुसूसी तौर पे उन्होंने लपेट में लिया है। और यहाँ मतलब पता नहीं किस बात से सिंध के लोगों को सजा दी जा रही है। CNG स्टेशन बंद हैं, कहते हैं कि 2.5 महीने तक बंद रहेंगे, और एक कारोबार 2.5 महीने बंद रहेगा तो क्या मतलब दोबारा खुलेगा तो वो कारोबार क्या रहेगा। हजारों लाखों लोग बेरोजगार हो गए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो कि इससे कनेक्टेड थी, प्लस कैप्टिव पावर प्लांट्स बंद हैं, प्लस इंडस्ट्रीज में नहीं है, घरेलू सार्फिन तंग हैं। ये सब की सब नाअहली है फेडरल गवर्नमेंट की, जिसकी वजह से ये पूरे मुल्क में बहरान है और इसको कर नहीं पा रहे अपनी नाअहली की, और उनकी जो गवर्नेंस का जो उनमें शदीद उनमें फुकदान है, उसकी वजह से ये पूरा का पूरा माहौल पूरे मुल्क में पैदा हुआ है और लोग उसकी सजा भुगत रहे हैं। और ये न कभी CNG मंगा सकते हैं, न LNG मंगा सकते हैं, न मतलब लोकल गैस में कोई पैदावार बढ़ा सकते हैं, न टर्मिनल बना सकते हैं। तो मतलब हर चीज़ में इनका फेल्यूर है। तो अभी सिंध का मौक़िफ़ तो यही है कि मतलब आप छोड़ के जाएं, आपके बस की बात नहीं।
ठीक हो गया। अच्छा ये बताएं सर, आपकी वजारत जो है वो इस हवाले से क्या इकदाम कर रही है? चलें ये तो आपके मुताबिक ये हो गया कि जी सारी वफाकी हुकूमत की गैर जिम्मेदारी है, नाअहली है। अच्छा आपकी जो गवर्नमेंट है वो इस सिलसिले में क्या इकदाम कर देखिए रही जी, है? हमारी गवर्नमेंट इसमें यही कर सकती है, क्योंकि ये काम जो है ना, ये बिजली और गैस का जो जो सिलसिला है ना, एनर्जी का, ये पूरे का पूरा जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फेडरल गवर्नमेंट की है। सर तो फिर सिंध में भी तो इसमें गवर्नमेंट है ना, इसमें एक हमारा वजारत बनी हुई है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी सर कुछ एनर्जी की, उसका क्या काम है? जी, सिंध में भी तो एक वजारत है ना तवानाई की वजारत है, वो मॉनिटर करती है। उसके और मसले हैं, उसमें कोल है और बाकी चीजें हैं, मतलब बिजली और गैस का नहीं। अगर आपने आइन और कानून पढ़ा है जी जी तो उसमें बिल्कुल वाज़ेह है कि ये जो दोनों चीजें हैं वो फेडरल गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। इनके रेगुलेटर्स भी वही हैं, मिनिस्ट्री से ही होती है इनकी। और ओगरा गैस के और तेल के देखता है, अपना तेल के, और पावर डिवीजन जो है उनकी, एनटीडीसी और जो बाकी इदारे हैं वो देखते हैं बिजली सर की आइन और तफसील को। कानून के मुताबिक तो ये भी है ना कि 100 मेगावाट के करीब जो है वो सूबाई हुकूमत भी बना सकती है, प्रोजेक्ट्स लगा सकती है। ख़ास तौर पे जमपीर के मुकाम पे अगर आप देखें, वहाँ पे जो है वो सस्ती एनर्जी पैदा करने के हवाले से वो है। उसके अलावा जो थर कोल की आप बात कर रहे हैं वो तो ठीक है, उसके ऊपर जो है वो हमारे पास जो है वो इन्वायरमेंट के हवाले से भी बाद में इश्यूज़ आ सकते हैं। तो थर कोल के मंसूबे के हवाले से ये दो आप चार एक चीज़ें सवाल जो है करें इसके ना जी, ऊपर थोड़ा आप सा एक ब्रीफ सवाल कर करें, दें। आप बिजली का पूछे ना, बिजली का थर्कोल का जब बात करेंगे तो एनवायरमेंट की, तो मैं इसका भी जवाब दे दूंगा आपको। जी ये जी देखो, देखें जी, ये सर, सिलसिला थर ये कोल है। से भी तो बिजली पैदा होगी ना शेख साहब। मुझे अब जवाब देने देना। आप सर अभी सर आप सर अगर आपने बहस करनी है तो फिर बहस कर लेते हैं। सर सर आपने सर मुझसे सवाल पूछा है विंड पावर का। विंड ठीक है पावर और हो या थर की बिजली हो या मतलब कोई सोलर एनर्जी हो, जी जो भी सर। पैदा होती है यहाँ, वो अपना सब की सब नेशनल ग्रिड में जाती है। नेशनल ठीक। ग्रिड से ही फिर डिस्ट्रीब्यूशन होती है मुख्तलिफ डिस्कोज को। अच्छा एनटीडीसी करती है उसमें पूरा तफसील पूरे मुल्क में, वो मरकजी हुकूमत का इदारा। डिस्कोज जो है वो भी मरकजी हुकूमत का इदारा है। तो उसमें सिंध गवर्नमेंट ने कितना सिंध कंट्रीब्यूट हुकूमत किया का है? सिंध हुकूमत का कुछ भी नहीं है जी इसमें। सिंध हुकूमत का 100 अच्छा मेगावाट है, वो जो नूरियाबाद से निकलता है, वो कराची इलेक्ट्रिक को जाता है। हाँ हाँ और लेकिन अगर सिंध की पैदावार है तो वो तकरीबन को 14,000 मेगावाट सिंध में बिजली पैदा होती है तकरीबन अंदाजन, और वो भी नेशनल ग्रिड में जाती है, न कि और सिर्फ हमारी जो 100 मेगावाट है वो कराची इलेक्ट्रिक को जाती है। अच्छा 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 सर, थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करते हैं। ये इस वक्त जो बल्दियाती निज़ाम के हवाले से ये अपोजिशन की तकरीबन तमाम ही पार्टीज़ ने जो है ना वो एक मतलब जो है ना वो शोर शराबा शुरू कर दिया है। तो थोड़ा सा हमारे जो है नाजरीन को ब्रीफ करें कि इसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो पॉजिटिव हैं। देखें जी, इसमें इख्तियारात दिए गए हैं, म्यूनिसिपल के फंक्शन तमाम के तमाम दिए गए हैं। कराची में वाटर बोर्ड और बिल्डिंग कंट्रोल के फंक्शंस उनके हवाले किए गए जो कि हैं, और सफाई का निज़ाम उनके हवाले किया गया है। और लंबी लिस्ट है जो कि म्यूनिसिपल लॉज की होती है, जो कि इन सूबों के अपना लोकल बॉडीज़ के हवाले से है। तो यहाँ 2-4 चीज़ें मेन थी जो कि फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट देखती थी। उसमें भी अभी उनके वो फंक्शन जो है म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स को दिए गए हैं। और इसमें अपना पूरे का पूरा निज़ाम, टाउन्स का निज़ाम जो बहुत ही पसंदीदा निज़ाम था सबका, और वो सब डिमांड कर रहे थे, वो इसमें दोबारा हमने लागू किया है। और सब जितने पावर्स थे वो हमने इनको दिए हैं। बाकी अब डिपार्टमेंट जो इनके हवाले थे, जो संभाल नहीं सक रहे थे, वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने वापस लिए, ताकि अच्छा। तालीम और हेल्थ डिपार्टमेंट के जो इश्यूज थे, बाकी तो सब कुछ इनके पास ही है। नहीं, अब उसमें फिर शोर शराबे वाली अब जो जिस तरीके से आपने शेख साहब बात की है, तो उस हवाले से तो मेरा नहीं ख्याल है इनको कोई इशू होना चाहिए कि केबीसी इनको वापस कर दिया है, वाटर बोर्ड इनको वापस कर दिया है, और दीगर जो इदारे म्यूनसिपल से रिलेटेड हैं, केएमसी हो गया, केडीए हो गया, अगर वो सारे का सारा सिविक इदारे इनके कंट्रोल में आ गए हैं और आइनी तौर पर इनके कंट्रोल में आ गए, तो फिर ये वावेला किस बात पे मचा रहे हैं? क्या सिर्फ इस बात के ऊपर कि जी अब्बासी शहीद आपने ले लिया, या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ले लिया, या चंद एक वो कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज ले लिया, लेकिन उसके अगेंस्ट में क्या वाकई ये सारी जो इख्तियारात हैं ये दिए जा रहे हैं? मतलब इसको मैं अपने मसला तो ये जी कि इनके पास अपने बिजली के बिल भरने के पैसे भी नहीं है। इनकी टैक्सेस का निज़ाम तो ये है, ठीक है ना जी, ना टैक्स वसूल कर सकते हैं, बेइंतहा करप्शन है इसमें, माफियाज काम करती हैं, ठीक है। उनके जो अपना 5 साल पहले क्लर्क भर्ती हुआ था, अब वो डीजी लगा हुआ है। इस तरह के बेशुमार लोग हैं जो कि इस तरह के हैं। तो मतलब नाअहलियत इतनी बढ़ा दी गई है पुराने एमक्यूएम के दौर में, इसमें ऐसे लोग भर्ती कर लिए गए जो अहल नहीं थे। उन्होंने इसका पूरे का पूरा बट्ठा बिठा दिया उसके कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का और केडीए का।
केडीए किस जमाने में मुनाफा बख्श इदारा था, अपने प्रोग्रेस करता था, वो तबाह हो गया, केएमसी को तबाह कर दिया। वाटर बोर्ड में इनके पास थी ना पहले भी तो, लेकिन नहीं कर सके, फिर मजबूरन उसको बेहतर करने के लिए सिंध गवर्नमेंट ने लिया। लेकिन अब इनके मुतालबे थे, टाउन्स की जो हुकूमत इनको पसंद थी मुशर्रफ के जमाने की, उसको उनको दे दी गई। अब इनके पास पैसे तो है नहीं, इनके पास एक्सपर्टीज तो है नहीं। नबासी शेख अस्पताल सालों से इनके पास थी, अभी आप देखिएगा थोड़े अरसे में इंशाल्लाह उसकी सूरत हाल बदल जाएगी, गवर्नमेंट अफसर लेगी उसको। तो मतलब वो इदारे लिए जो ये चला नहीं सकते थे। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज शेख साहब आपके टाइम का। नाजरीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। जी, हमारे साथ मौजूद हैं एमपीए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिलाल गफ़ार साहब। बड़े प्रोमिनेंट किस्म के, कराची के हवाले से बहुत जो है एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, असम्बली में भी, असम्बली के बाहर भी। इनसे हम गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे। बिलाल गफ़ार साहब, वेलकम टू द शो। जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। पहले जो है ना, मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर हल्का सा जो है ना वो एक बात करना चाहूँगा, उसके बाद हम बलदियाती निज़ाम के ऊपर भी आएंगे और फिर नस्ल टावर और दीगर इशूज़ के ऊपर भी। ये आज जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इकोनॉमी के हवाले से, और उनमें अदाद शुमार जो बताए जाते हैं वो बड़े ट्विस्ट करके बताए जाते हैं, ठीक है ना। अब उसमें जी एक प्याज जो है ना वो सस्ता हो गया, तो उसका इन्होंने बड़ा जिक्र कर दिया कि जी प्याज जो है वो सस्ता हो गया, ठीक है। लेकिन उसके अलावा टमाटर जो है वो महंगे हो गए पिछले साल के मुकाबले में। यानी महंगाई जो है ना, अब मैं एक आइटम बाय आइटम बताना चाहूँगा तो टाइम लगेंगे, लेकिन कहने का मकसद ये कि ओवरऑल जो है ना वो तकरीबन जो है वो 11.5% महंगाई हो गई है इन जनरल टर्म्स बात की जाए। यही पिछले साल जो चीज़ 100 रुपये की थी वो इस साल इस महीने 111 रुपये की मिल रही है एवरेज, अगर बात की जाए सारी चीज़ों की मिला के। और बाकी कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि तकरीबन 60-70% भी महंगी हुई हैं। तो ये महंगाई आप लोगों के हाथ में क्यों, कंट्रोल में क्यों नहीं आ रही, उसकी क्या वजह है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। देखें कि अगर आप महंगाई की बात करें और मैं कहूं कि पाकिस्तान में महंगाई नहीं है तो मैं आपसे गलत बयानी कर रहा हूँ। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये एक इंटरनेशनल फिनोमिना है और पूरी दुनिया में रिकॉर्ड महंगाई है। और इसकी वजह यह है कि पोस्ट कोविड सप्लाई शॉक्स जो हैं वो अभी तक हमें उसके असरात हमें उनका सामना करना पड़ रहा है। आपकी जो कारोबार पूरी दुनिया में बंद थे वो जब खुले तो डिमांड और सप्लाई का जो गैप था, जिसकी वजह से आपका जो प्राइसेस हैं जो इंटरनेशनली वो प्राइसेस बढ़ी। इसमें दो अहम कंपोनेंट्स है जिसकी वजह से महंगाई बढ़ी। एक तो जो इंटरनेशनल कमोडिटी इंडेक्स है, उसके प्राइस, आप इंडेक्स के प्राइस देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि तकरीबन 60-70% वहां है ना महंगाई भी है। इंटरनेशनल एनर्जी प्राइसेस, कोल है आपका, नेचुरल गैस है, क्रूड ऑयल है, वो पिछले साल जो $45 पे जो एवरेज ट्रेड कर रहा था ऑयल, वो $75-80 तक चला गया था। इसी तरीके से नेचुरल गैस में कोल की बंदिश की होने की वजह से और कोल की सप्लाई ना होने की वजह से कोयला भी दुनिया में बढ़ा और आपके नेचुरल गैस की भी प्राइसेस बढ़ी। साथ साथ जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, जो $1,000 में आपका कंटेनर हो जाया ट्रांसपोर्ट हो जाता था, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से और ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी की वजह से, वो आज आपका 9,000 10,000 पे वो कंटेनर पहुंच गया था। मैं समझता हूं कि ये पूरी दुनिया का फिनोमिना है और जैसे ही ये आपकी इंटरनेशनल कमोडिटीज में जो साइकिल नॉर्मलाइज होगी तो पाकिस्तान में भी महंगाई कमी होगी। आपने प्याज, टमाटर, आलू की तो बात की, लेकिन अगर आप चीनी की भी बात कर लेते हैं तो मुझे खुशी होती कि जब 125 से 130 की हो गई थी तो सब लोग शोर कर रहे थे और आज 85-90 रुपए की हो गई तो किसी ने उसको बताया नहीं। दूसरी बात, आप ये भी बता देते हैं कि तकरीबन 75-80% कॉस्ट बढ़ गई है पेट्रोल की। उसका हमने अपने ऊपर हिट लिया, सेल्स टैक्स तकरीबन 0 कर दिया। पीडीएल जो हमें 25 से 30 रुपए लेने की इजाजत है वो सिर्फ हमने 9 रुपए
हम पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ले रहे थे, हुकूमत ने अपना ऊपर हिट ली और जितना पास ऑन करना था वो नहीं किया। मैं समझता हूँ ये एक टेम्परेरी फिनोमेना है, और जैसे ही ये इंटरनेशनली आपके डिमांड सप्लाई का गैप खत्म होगा, पोस्ट कोविड सप्लाई शॉक खत्म होंगे, आपके इंटरनेशनल जो कमोडिटी प्राइसेस का साइकिल रिवर्स होगा, तो पाकिस्तान में भी ये जो महंगाई है आप देखेंगे कि कम होगा। आपने बात की है कि जी चीनी की कोई तारीफ नहीं करता है, तो चीनी 125 पे लेके भी आप गए, उसको वापस 90 पे भी आप ले आए, तो इसमें तारीफ वाली कौन सी बात हो गई। दूसरी बात हो गई पेट्रोल की, तो जब पेट्रोल की आप बात कर रहे हैं तो पेट्रोल की 70 से लेके 80-85 ये तो नॉर्मल रेंज में था पेट्रोल, ठीक है ना। पिछले महीने प्राइसेस में कमी आई है, गवर्नमेंट ने वो कमी जो है वो आगे पास ऑन नहीं की, बल्कि उसके नतीजे में जो इन्होंने बढ़ाना था जो पेट्रोल वो या जो ड्यूटी लगानी थी वो कमी को उस इजाफे के साथ सेट ऑफ किया है। इस वजह से जो है वो प्राइस को अनचेंज किया है, वरना उसूलन प्राइस में कमी आनी चाहिए थी, ठीक है ना। और दूसरी जो बात आप कर रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड महंगाई का जो फिनोमेना है ना, तो सर वर्ल्ड वाइड जो महंगाई का इम्पैक्ट अगर हमारे यहाँ पे आ रहा है ना, तो वो महंगाई पे 3 से 4% के करीब आ रहा है। बाकी का जो इम्पैक्ट आ रहा है उसमें बहुत हद तक मिस मैनेजमेंट है, नाजायज़ मुनाफाखोरी है, और चीज़ों को बर वक्त डिसीजन मेकिंग का ना होना शामिल है। अगर आप कहेंगे तो मैं टाइम टू टाइम आपको बताता रहूँगा कि वही गंदुम जो है वो आप लोगों ने इंपोर्ट कर दी, जिसको आप लोगों ने जो है ना वो नहीं करना चाहिए था। यानी कहने का मेरा मकसद ये कि प्रॉपरली मैनेज नहीं किया गया और टाइमली डिसीजंस नहीं लिए गए थे, इस वजह से जो है वो महंगाई जो है वो इसके जवाब में अगर आप कुछ बात करना चाहे तो प्लीज़ सर। मुझे बड़ी खुशी होती कि अगर आप अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स थोड़े से सही कर लेते। करें सर, करें, आई एम रेडी। अगर आप अपने थोड़ी सी आप स्टडी कर लेते तो आप ये बात नहीं करते। माजरत मुझे बताएं ना बिलाल भाई, बताएं ना, वी आर ओपन सर। तो आपने स्वीपिंग स्टेटमेंट दी है तो अब आप उसका जवाब भी सुन लें। जी जी जी, क्योंकि आप माहिर हैं, आपको ये सारा इकोनॉमी का और पता है। जी जी जी। तो एक्स रिफाइनरी प्राइस जी 1 जनवरी 2021 को 57.71 थी। 1 दिसंबर 2021 सर इसको डॉलर की टर्म्स में बात करें ना, फिर या तो आप डॉलर पे लाएं या रुपीस में लाएं। मसला यही है ना, यहीं पे तो घुमा देते हैं ना, जहां रुपीस में लाना होता है। बात सुन लेना आप मेरी पूरी बात सुन लेना बिलाल भाई। देखें ना, कहीं पे आप बोलते हैं इंडिया में जो है ना वो महंगी है, इंडिया में पेट्रोल सस्ता है, पाकिस्तान में सस्ता है, इंडिया में महंगा है। पाकिस्तानी रुपीस में आपको प्राइस बता रहा हूँ, एक्स रिफाइनरी प्राइस। तो डॉलर क्यों महंगा है फिर? ऑयल की कॉस्ट होती है और आपका डॉलर एक्सचेंज, ये दो कंपोनेंट होते हैं कि आपके पास जो पाकिस्तान में जो रिफाइनरी का जो तेल आपके पास आता है उसकी कॉस्ट क्या है। तो वो सुन ले आप कि दिसंबर में 1 साल पहले 57.71 थी, और इस 1 दिसंबर 2021 को आपको 118.58 की कॉस्ट पड़ रही है। अच्छा सर, जनवरी में डॉलर में बताएं क्या पर बैरल था? सर मेरी बात सुन ले आप, मैं आपको वो भी बता रहा हूं, उसका भी जवाब देता हूं। बताएं। 105.5% जो है आपका बढ़ा है। दूसरी बात कि आप कह रहे हैं कि दिसंबर में कितना इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस थी और पिछले महीने कितनी थी। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, ये फॉरवर्ड बुकिंग पे आप है ना तेल खरीदते हैं। ये नहीं होता कि जो आज की जो प्राइस है उसके ऊपर आप है ना प्राइस जो उसको सेट करते हैं। अच्छा। क्योंकि आपने जो तेल खरीदा हुआ होता है वो 3 हफ्ते 4 हफ्ते की पहले की प्राइसेस पे खरीदा हुआ होता है, आज के स्पॉट प्राइसेस पे नहीं खरीदते। दूसरा मैं आपको बता दूं कि 1 साल पहले सेल्स टैक्स 17% था, जो आज 1.6% है। जो 22 रुपए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो हम ले रहे थे वो 9.54 है। असूलन जो अगर आप पूरा पास ऑन हम कंज्यूमर को करते हैं तो तकरीबन 70 से 80% आपको पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफा देखना पड़ता, लेकिन हमने सिर्फ 32% जो है वो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई। तो ये फर्क है, ये आदादो शुमार है जो मैं आपको बताना था। अच्छा, मैं इसे आदादो शुमार से मैं थोड़ा सा इन आदादो शुमार की बात कर रहा हूँ ना। इंडिया में जो है ना वो डॉलर 74 रुपए का है, ठीक है, हमारे यहाँ पे वो 176 रुपए का है। आप प्राइस की बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, जो पिछले साल जो है पेट्रोल या ये जो ऑयल है इसकी प्राइस 0 तक भी गिरी है, और अब जो है वो मैक्सिमम 85-86 को हिट किया उसने। $45 की पिछले साल की एवरेज थी,
और वो $0 था, वो आपको मैं ये भी बता दूं, वो स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट का था कि आप अभी तेल खरीदें और अभी आप इसको डिलीवरी करके ले, आपके पास कोई जगह नहीं में भी बाकी थी जीरो क्या पे नहीं है? आई थी, तो फ्यूचर प्राइस में भी नीचे आ गई थी। अच्छा, मैं वो ये नहीं बात कह रहा सुने, कि आपको मेरी उस बात वक्त सुने, खरीदना हुकूमत चाहिए था। पाकिस्तान फ्यूचर में नहीं खरीदती। बिलाल जो भाई, फ्यूचर है ना, मैं ये नहीं जिसकी कह रहा कि डिलीवरी नहीं आपको होती, उस वक्त हुकूमत खरीदना चाहिए पाकिस्तान था। वो नहीं खरीदती। नहीं नहीं, मैं ये ये नहीं आप कह क्या रहा बात कर रहे हैं कि हुकूमत ने फ्यूचर में क्यों नहीं खरीदा? नहीं और मैं नहीं आपको यही तो बता रहा हूं कि पिछले साल $45 की एवरेज थी कोविड से पर, जो $45 की जो अभी एवरेज है वो तकरीबन $70 से $72 की एवरेज आ गई है। मैं यही तो आपको बताना चाह रहा हूं बिलाल कि भाई, जो मैं असल में आपकी, आपको जो है ना, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। असल में मैं जो बात कर रहा हूँ, मेरी बात, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उस वक्त आपने क्यों नहीं खरीदा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इंडिया में डॉलर चूंकि 74 रुपए का है, ठीक है, हमारे यहाँ पे 176 रुपए का है, इस वजह से पेट्रोल की प्राइसेस जो है ना वो हमें महंगी पड़ रही हैं, ठीक है। वरना एक इस वक्त वजह से था देखें, मैंने 2015-16 में, आपको शुरू में कहा 2007-8 कि में, दो चीज, कि जब जो है ना ये $135 पर बैरल पे भी गया था पेट्रोल, और उस वक्त पाकिस्तान में मैक्सिमम जो प्राइस है ना वो 110-12 पे गई थी, जब $135 पर बैरल इंटरनेशनल मार्केट में था। तो अब ये परसेंटेज का गेम है ना सर, ये परसेंटेज के मैंने हेर-फेर आपको जो है ना। शुरू में बताया कि दो इसमें कंपोनेंट होते हैं, इंटरनेशनल क्रूड प्राइस और आपका एक्सचेंज रेट। तो मैं आपसे यही तो फरमा सर, रहा हूं कि जो एक्सचेंज रेट मैंने 45, स्टेबल 40, करना है 45, क्या? जी एक्सचेंज रेट किसने स्टेबल करना है? देखें, हम एक्सचेंज रेट को, हम इसमें वो भी क्या एक्सचेंज रेट नवाज को शरीफ जिसको, का या जरदारी का कसूर है क्या अच्छा मैं एक्सचेंज आपको रेट? उसका भी जवाब देता हूं, अब आप सुन लें। अब आप एक्सचेंज रेट की बात कर रहे हैं ना, मैं आपकी हाँ, चीज आपको सुनाए बात सुनाए बताऊं। सुनाए। पाकिस्तान में कभी भी कंट्रोल एक्सचेंज रेट जो है वो नहीं होना चाहिए। हमने इसको फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रखा ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई हाँ, यही मैकेनिज्म। वजह है कि हर हफ्ते आप, प्राइस चेंज हो अच्छा रही आप है। मेरी बात सुने ना, लेट मी कंप्लीट, आप प्लीज बात, मेरी बात पूरी, जवाब सुन ले फिर दूसरा जवाब दें, सवाल करें। जी मैं आपको हर सवाल का सुकून से जवाब दूंगा। जी दूसरी बात मैं आपको बताऊं, आपने कहा इसहाक डार ने एक्सचेंज को कंट्रोल किया हुआ था। $25 अरब कर्जा लिया और वो मार्केट में फेंक किए, और आपका आर्टिफिशियली आपका एक्सचेंज रेट को उन्होंने कंट्रोल किया, जिसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा करंट अकाउंट डेफिसिट, $19 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट मुस्लिम लीग नून की हुकूमत छोड़ गई। एक और चीज सुन ले आप, रियल अफेक्टिव एक्सचेंज रेट होता है, जो 100 जो होता है वो उसका एक बेस होता है, जो आज हमारा 93 है, जिसका मतलब है कि हमारी करेंसी 6-7% अंडर वैल्यू है। जब इसहाक डार वो छोड़ के गए थे तो रियल अफेक्टिव एक्सचेंज रेट 127 था, जिसका मतलब था कि हमारी करेंसी तकरीबन 27% से ओवर वैल्यू थी। जब आपने आर्टिफिशियली करेंसी को ओवर वैल्यू रखा, तो जो आपने इंपोर्ट को सस्ता किया, एक्सपोर्ट को आपने हिट किया, इंपोर्ट करके आपने कंजम्पशन लेड ग्रोथ की, जिसकी वजह से आपकी सेविंग्स कम हुई और आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो रिकॉर्ड $19 बिलियन छोड़ के गए। और ये तो मिफ्ता इस्माइल भी इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि इसहाक डार की जो पॉलिसी थी एक्सचेंज रेट की वो गलत थी। बिलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई। इंशाल्लाह आइंदा भी आपके साथ जो है वो प्रोग्राम करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। इसके साथ ही एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जो है वो हम जो है वो दोबारा वापस आते हैं और आपसे बात करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद हमें अभी ज्वाइन किया है एमकेएम पाकिस्तान के सूबाई असम्बली के मेंबर हैं जनाब अली खुर्शीदी साहब। इन्हें हम स्टूडियो में वेलकम करते हैं। वेलकम टू द शो सर। बहुत मेहरबानी। अच्छा सर, ये बलदियाती निज़ाम के हवाले से अभी मेरी पीटीआई के भी रहनुमा से बात हो रही थी, बिलाल शेख साहब से, और इम्तियाज़ शेख साहब से भी मेरी बात हो रही थी।
तो अब इस वक्त जो है ना वो बड़ी हैपोजिट वे में चीज़ें हो रही हैं, बड़ी मिसकॉन्सेप्शंस भी फैलाई जा रही हैं और कुछ जेन्युइन चीज़ें भी हैं। तो थोड़ा सा आप पहले एमक्यूएम पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करें कि जो मौजूदा बलदियाती निज़ाम है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको ऑब्जेक्शंस हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम। और बात यह है कि मौजूदा बल्दियाती निज़ाम की अगर मैं बात करूं, जो इन्होंने अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की करप्ट, मुतासिब और निकम्मी हुकूमत ने जो है वो ब्रूट मेजॉरिटी रखते हुए उन्होंने पास किया है। इस बल्दियाती निज़ाम की से बजाय इसकी कि मैं डिटेल में जाऊँ, थोड़ा सा मैं पहले लेके जाऊँगा। जब 2013 में इन्होंने लोकल गवर्नमेंट का जो ऑर्डिनेंस है उसको पास किया था और उसको जो है उसी के तहत फिर ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट 2015 में इन्होंने इंतखाबात करवाए थे। तो उसमें जो है वो सबसे बड़ा इशू जो रहा था वो ये रहा था कि जो आइन का आर्टिकल 140A है जो कहता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट बाउंड है थर्ड टियर गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी देने के लिए। तो अब सारी बातों का महवर जो है ये 3 पॉइंट होने चाहिए कि आया कि इस निज़ाम में जो कि अभी मौजूदा बल्दियाती निज़ाम इन्होंने दिया है, क्या उसमें पॉलिटिकल अथॉरिटी दी हुई है, क्या उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी दी हुई है, क्या उसमें जो है वो फाइनेंशियल अथॉरिटी दी हुई है। जब हम इसको सामने रखते हुए पैमाने को ये वाला जो सिंध लोकल गवर्नमेंट का जो ऑर्डिनेंस है ये देखते हैं तो आपको इससे तमाम चीज़ें मुतसादिम नज़र आएंगी। इस बहस में को छोड़ दीजिए कि कौन सी जमात को जो है वो पसंद है और कौन सी जमात को पसंद नहीं है। बात यह है कि आईने पाकिस्तान से अगर एक चीज़ मुतसादिम है विद प्रूफ अगर हम बात कर लें कि जो जब 2010 में ये 18वीं तरमीम हुई थी 14 अगस्त सन 2010 को, तो तय यही हुआ था कि जब 140A को जो है हमने आईने पाकिस्तान का हिस्सा बनाया था तो यकीनन जहन में उस वक्त जितने भी लोग जो जिम्मेदारान थे उनके जहन में यही बात होगी कि जो मौजूदा बल्दियाती निज़ाम है उससे ज़्यादा एम्पावरमेंट, उससे ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, उससे ज़्यादा पॉलिटिकल अथॉरिटी को दिया जाएगा थर्ड टियर गवर्नमेंट पे। अनफॉर्चुनेटली 5 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। मैं सिंध की इन पर्टिकुलर बात करूँगा। और फिर 15 में जो है ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट उन्होंने एक इलेक्शन करवाए, वरना पीपल्स पार्टी का तो कोई इरादा नहीं था क्योंकि 8 से 13 तक हम भी उनके साथ हुकूमत में इश्तराक इत्यादी थे। हम उनसे इंतखाबात नहीं करवा सके थे। 15 में इंतखाबात होते हैं और फिर इंतखाबात के बाद एक इलेक्टेड हुकूमत जो है वो तश्कील पाती है थर्ड टियर गवर्नमेंट की। और होता ये है कि वो डिलीवर नहीं कर पाती है। एक छोटा सा नुक्ता ये है कि आप हर एक हुकूमत में भी रहे हैं और उन हुकूमत से मुतालबात भी नहीं मनवा सके। ये मतलब मेरे मोर और लेस तकरीबन हर हुकूमत के साथ आपका यही एक्सपीरियंस रहा है। मेरे ख्याल से शहर कराची की अगर मैं इन पर्टिकुलर बात करूँ, अर्बन सेंटर ऑफ सिंध से हम जो है वो इलेक्ट होके जो है वो चाहे वो कौमी असम्बली हो चाहे वो सूबाई असम्बली हो उनमें जो है वो हम जाते हैं। और 13 से 18 का पीरियड तो बहरहाल सबके सामने हम किसी हुकूमत का हिस्सा नहीं थे, ना सूबाई ना वफाकी। ये तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं फैक्ट्स एंड फिगर। और रही बात जो मौजूदा निज़ाम है उसमें मैं आप प्रोग्राम में सुन रहा था जो पॉइंट PTI के बिलाल गफ्फार साहब ने किया, समाओ ये तो बुनियादी बात है ना कि इन्होंने जो है वो टैक्सेशन के निज़ाम में से 3 जो टैक्सेस हैं वो उठा के प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दे दिए। अच्छा, उसके बाद जो है वो बेसिक हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ थी वो भी उठा के, जैसे अब्बासी शहीद, सोबराज मेडिकल, ऐसे BCO जो है वो हॉस्पिटल्स जो सिटी गवर्नमेंट ने अपने फंड या अपने तय उन्होंने जो है वो उसको बनाया था, इस्टेब्लिश किया था, उसको रन करना जिनकी जिम्मेदारी थी या उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देना जिस प्रोविंशियल हुकूमत की जिम्मेदारी थी वो काम नहीं कर रहे हैं। अल्टीमेटली उन्होंने ये किया कि उन्होंने जो है वो उन हॉस्पिटल्स को भी लेना शुरू कर दिया, एजुकेशन सिस्टम उन्होंने ले लिया। बात ये है कि फिर उससे बड़ी बात देखें, सारी बातें यहाँ पर आके ख़त्म हो जाती हैं कि जब आइन में NFC की पूरी चीज़ें दी हुई है ना, डिटेल दी हुई है किस अंदाज से सूबों को जो है वो NFC अवार्ड दिया जाएगा, तो उसी के साथ साथ PFC भी मौजूद है। जितनी भी बड़ी जमहूरी सियासी जमातें हैं वो NFC पे तो बड़ी बात करती है और खासकर मैं पीपल्स पार्टी की बात करूं तो ये PFC पे उनको चुप साध लेती है। भाई who is stopping you to devolve? अगर आप बात करें आपका जो था मेयर कराची वसीम अख्तर साहब रहे हैं ना, तो उस वक्त वो बस इख्तियारात का रोना तो रोते रहे, लेकिन उन्हें सीट क्यों नहीं छोड़ी, क्यों बैठे रहे? तो अगर सिंध को वफाक जो कि पीपल्स पार्टी क्लेम करती है कि जी वफाक हमारे पैसे खा गया, तो उनको ये जवाब दिया जाए कि जी वफाक चूंकि आपको पैसे नहीं दे रहा तो आप वज़ीर की सीट से हट जाएं। दिस इज़ नॉट द आंसर। देखें, जमहूरी सिस्टम में और आइन का 140 से कह रहा है ना पॉलिटिकल अथॉरिटी। भाई इस कराची की आवाम ने, अगर मैं मेयर कराची की बात करूं तो कराची की आवाम ने मेयर कराची को पॉलिटिकल अथॉरिटी दी है। वो आइन के तहत जो है वो एक सीट पे आके बैठा है, वो कैसे छोड़ दे वो सीट?
अच्छा, उसको अभी कुछ करना ही नहीं है तो मैं यही तो गुजारिश कर रहा हूँ, तो ये काम ये इखलाकी, ये जो अब ये तमाम सियासी जमातें अब लग गई ना इसी काम पे। हम तो आज से नहीं 2015 से कह रहे हैं, और जब हम इलेक्शन में जा रहे थे, उस इलेक्शन में जो 2015 का हुआ था, तो वी वर द ओनली पॉलिटिकल पार्टी जो कह रहे थे कि ये निज़ाम डिलीवर नहीं कर सकेगा। जिस अंदाज से कराची को आदत है बल्दियाती इदारों से काम कराने की, बल्दियाती जो नुमाइंदे होते हैं उनसे काम कराने की, वो ये काम इस अंदाज से इस हुकूमत में नहीं करा सकते, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट मौजूद है। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इसमें अमेंडमेंट लाएगी, और वो अमेंडमेंट लाएगी कि इख्तियारात मजीद दिए जाएंगे इनको। इख्तियारात से मुराद मेरी फाइनेंशियल इख्तियारात है और एडमिनिस्ट्रेटिव मैं थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, देखिए मुशर्रफ साहब के गवर्नमेंट में उस वक्त तो सारे इख्तियारात जो है वो लोकल गवर्नमेंट्स के पास थे। समहाउ नहीं, कंप्लीट ही थे, तकरीबन यूनियन काउंसिल थे, मुस्तफ़ा कमाल साहब रहे पहले, शुरू में नेमतुल्ला खान साहब रहे, ठीक है ना। अच्छा, उस वक्त जो आप लोगों ने भी जो कराची वाटर एंड सीवेज बोर्ड में जो फेक किस्म की भर्तियाँ की थी, अभी तक उसमें जो है ना वो घोष मुलाजमीन मौजूद हैं। KBCA का भी यही हाल था। तो उस वक्त भी ये सारी चीज़ें जो आप क्लेम कर रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट कर रही है, तो ये सारी चीज़ें तो उस वक्त भी मौजूद थीं, और अभी भी स्टिल जो है ना वाटर बोर्ड में दर्जनों में आपको मुलाजमीन दिखा सकता हूँ जो घर पे बैठे हुए हैं, और उनको जो है ना वो तनख्वाहें मिल रही हैं, और वो वहाँ का एक आध बंदा जो है वो उनसे मिला हुआ होता है, कुछ पैसे वो रखते हैं, कुछ ये रखते हैं, और इस किस्म की चीज़ें तो उस वक्त भी चलती रही हैं। तो उस वक्त आप लोग जो है ना बिल्कुल खामोश थे। दूसरा जो है ये नस्ला टावर के हवाले से किसके दौर में NOC दिया गया? अच्छा, ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ये आपका आर्ग्यूमेंट तो हो सकता है भाई फेक भर्ती है, अदालत में जाए, प्रूफ करें, बाहर निकालें उनको, हु इज स्टॉपिंग? 13 सालों से पाकिस्तान, ये पीपल्स पार्टी का नैरेटिव है जो आपने स्टेटमेंट दिया। अच्छा, 13 सालों से मुतलकुल अनान पीपल्स पार्टी जो है उनके पास चीज़ें मौजूद है ना। आपने मिसाल दी कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की, उसकी चेयरमैनशिप पिछले 13 सालों से किस जमात के पास है भाई? वजीर बल्दियात जो सूबे का होता है, पहले आगा सिराज दुरानी साहब थे, फिर शरजील मेमन साहब आए, फिर शोरो साहब आए, फिर सईद गनी साहब आए, फिर नासिर शाह साहब आए, और अभी तक वो वही चल रहे हैं, ठीक है ना। तो इनको रोक रहा कौन है? अगर आपके बकौल कि वो फेक भर्तियाँ हैं, भाई पकड़े उनको, अदालती निज़ाम है, उनको अगर वाक़ईतन फेक भर्तियाँ हैं मौजूद जैसे आपने भी कहा, तो रोक रहा कौन है? उनको निकालें। टोल प्लाजा क्रॉस करें तो शहरों के शहर आबाद हो चुके हैं, और वर्ल्ड क्लास आबाद हो चुके हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है कि वहाँ पे पानी कहाँ से पूरा हो रहा है। इधर कराची का पानी पूरा नहीं हो रहा। कराची को वाटर टैंकर माफिया के रेमो करम के ऊपर आपने छोड़ा हुआ है, और वहाँ पे जो है ना पानी कहाँ से आ रहा है, वहाँ पे बिजली कहाँ से आ रही है? वहाँ कोई फरिश्तों की हुकूमत है, या वहाँ के कवानीन कुछ और हैं, या वो कोई स्टेट विद इन दी स्टेट है? चाहे जो भी आफ्टर हाईवे जो कॉलोनीज या बन रही हैं, अब उन्होंने अच्छा काम किया है, लोगों को जो है ना वो जगह, लेकिन मैं कह रहा हूँ उनको रिसोर्सेज मिल रही हैं जो कराची के शहरों, जी हाँ, और कराची के जो शहरी हैं ये जो है ना ये बेचारे एक अरसे से रूल रहे हैं। और मैं बीइंग एनालिस्ट अपने कई प्रोग्रामों में ये बात कर चुका हूँ कि कराची के मसाइल का जो हल है ना वो एक मौसर बल्दियाती निज़ाम में है, जिसमें अकरबा परवरी ना हो, मेरिट के हिसाब से चीज़ों को देखा जाएगा। तो इस हवाले से MQM पाकिस्तान से क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे कि उनके पास क्या ऐसी पॉजिटिव चीज़ें जो पास्ट में वो नहीं कर पाए और इस मरतबा करेंगे, और अकरबा परवरी और वो कलीमुल्ला सलीमुल्ला आप लोग नहीं खेलेंगे? देखें, इसमें बड़ा आसान सी बात है। आपने अपने सवाल में ही एक सोल्यूशन दिया कि एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो इस शहर की जो सूरत हाल अबतर हो चुकी है उसको बेहतरी लाने में एक अच्छा किरदार अदा कर सकता है। इस पर कोई कलाम नहीं है, इसीलिए तो मेरे आइन में डला हुआ है ना ये चीज़ें, इसीलिए पूरी दुनिया में ये प्रैक्टिस फॉलो होती है। मतलब बहुत सारी मिसालें ऐसी मौजूद हैं कि जहाँ पे तो पुलिस का निज़ाम हो, पोर्ट्स का निज़ाम है, वो तक जो है वो मेयर के अंडर में दिया हुआ है। बहरहाल हम उतने आइडियल सिचुएशन पे नहीं जा रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि जो बेहतरी लाई जा सकती है, हमारे पास कुछ टेस्टेड एंड ट्राइड निज़ाम मौजूद थे। मुशर्रफ साहब के टाइम पे था, ज़ियाउल हक साहब के टाइम पे था, उसके बाद जो है वो खुद पीपल्स पार्टी के दौर में जो है वो चीज़ें हुई। इसको समअप करके हम बेहतरी लाई जा सकती थी, अनफॉर्चुनेटली नहीं लाई गई। यकीनन जब हम एनालिसिस करते हैं तो ये बात कंक्लूजन पे आती है कि जो एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है जो इस शहर को शहरी खुद रन करे, कराची वाला रन करे। देखिए, आप रिमोट पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं ना 13 सालों से, कभी 7 से चलाते हैं। अच्छा, चले सर, कराची की आवाम जो है ना एक मरतबा फिर फर्ज करें आपको जो है ना वो इख्तियार दे देती है, तो फिर इस बात का क्या प्रूफ है कि फिर जो है ना वो आपकी जो क़यादत है, जो आप लोगों का क्लेम है कि जी हम बिल्कुल जो एक नॉर्मल तबका है हम उसको नुमाइंदगी देते हैं, उसको हम जो है वो असम्बलियों में पहुंचाते हैं, और हुआ भी ऐसा ही है। लेकिन फिर वही तबका जो है ना वो उठ के डिफेंस पहुंच जाता है, कई जो है वो अमेरिका पहुंच जाते हैं, कई दुबई पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। तो
आइंदा अगर आपको दिया जाए तो फिर इस बात का क्या है कि वो जो इस इलाके के बंदे वहीं रहेंगे, कहीं दूसरी जगह शिफ्ट नहीं होंगे? मैं इसका जवाब इस अंदाज से दे देता हूँ कि 22 अगस्त 2016 के बाद एक ट्रांजिशन पीरियड आया MQM में, ठीक है ना। सबके सामने मौजूद है कि हमने जो एक पाकिस्तान को सामने रखते हुए, अपनी हुब्बुल वतनी को सामने रखते हुए हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया 23 अगस्त को, और हमने बिल्कुल पॉलिसी शिफ्ट ली है। उस ट्रांजिशन के बाद से लेकर अब तक 2021 हम 5 साल गुजार चुके हैं। बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, खुद इंटरनल इश्यूज़ भी हैं हमारे, और कुछ जो है जो हमारे जो आपने कुछ पॉइंट अभी मुझसे सवाल में किए, और कुछ हमारे जो एक्सेस बैगेज थे उनकी मैं बात करूंगा, और मैं ब्लंट होकर बड़ा बोलूँगा कि हमने ये सारी चीज़ें हम जो है वो इसको कंटिन्यूएशन में ना लाएं, हमारे अंदर ट्रांसपेरेंसी का फैक्टर ज़्यादा हो, हमारे यहाँ जो नुमाइंदगी जिसका हम क्लेम करते हैं वो मौजूद रहे और वो आवाम में एक्सेसिबल हो। यही काम पिछले 5 सालों से जो MQM पाकिस्तान कर रही है। यकीनन हमें इश्यूज़ हैं, उसको एड्रेस करने के लिए हम रियासती इदारों से भी बात कर रहे हैं। हमने अपनी जो स्ट्रीट की जो पावर थी, है जिसे हम जमहूरी पावर कहते हैं, जिसके लिए MQM का खासा रही है, उसको भी हम रीगेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मौजूदा सूरत हाल में मैं MQM की बात करूं तो हमारे ऑफिसेज मौजूद नहीं है। मैं मतलब ऑफिस तो किसी भी पार्टी के नहीं है ना? नहीं, बहुत सारी बिल्कुल है। किसने कह दिया? बताएं। हर इलाकों में ऑफिसेज मौजूद हैं, तमाम सियासी सर मुझे बताएं ना, तमाम सियासी जमातों पीपल्स पार्टी का कहाँ है? बहुत हर सारे इलाके offices में मौजूद लालू हैं खेत ना। में पीपल्स पार्टी का ऑफिस मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि तमाम ही जगहों पे, जैसे मैं अपने हल्के की बात करूँ तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी दफ्तर मौजूद है, PTI का भी दफ्तर मौजूद है, ऐसी ऐसी जमातों का दफ्तर मौजूद है जो बैंड है माशाल्लाह से। गली मोहल्ले वाले लेवल के ऊपर ऑफिस तो नहीं है। पॉइंट सिर्फ मेरा इतना सा है कि जब हम उस मैंने जैसे आपको बताया ना, हम ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रहे हैं। यकीनन बेहतरी की उम्मीद है। हम अपने आप को हमने 5 सालों में स्टेबल किया है। आज हम इश्यूज़ पे खुल के जो है वो पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहे हैं। शायद ये सूरत हाल पहले नहीं थी। यहाँ फेक डोमिसाइल पे हमने शायद समाओ सियासत तो की, कभी अमली इकदाम नहीं किया। आज हम कोर्टों में भी मौजूद हैं। आज हम जो है कोटा सिस्टम पे यकीनन बहुत टाइम पहले जो है हमारा खासा रहता था कि हम खुद ही दीवारों पे बैनर लगाते थे, नारे लिखते थे और अगले दिन मिटा दिया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह MQM जो है अब वो आजकल फिर से भी नारे वारे लिखना और मिटाने का अमल शुरू हो चुका है। मेरे ख्याल से वो जिन नारों का आप तस्करा कर रहे हैं वो मेरे ख्याल से रियासती इदारे मौजूद हैं, तमाम चीज़ें मौजूद हैं। वो ज़्यादा उस हवाले से कोई पेशरफ्त का कोई चांस? आई हैव नो आइडिया। अच्छा, मतलब बहरहाल पब्लिक में काफ़ी इस हवाले से वो हलचल पाई जाती है। बहरहाल नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।